हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है आरबीआई की। तो आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया है, 6.5% के ऊपर ही रखी है उन्होंने। और लगातार तीसरी बार ये हो गया है कि आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है। आरबीआई का कहना है कि वो जो इन्फ्लेशन है उसको 4% के आसपास रखना चाहता है, पर एक्चुअली देखा जाए तो हमको अभी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, नंबर्स बड़े आए हैं। अब गवर्नमेंट ने रेपो रेट की जगह लिक्विडिटी मार्केट में कम करने के लिए जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको बढ़ा दिया है 10%। मतलब बैंक के पास में कम पैसा होगा लोन की फॉर्म में देने के लिए, पर आरबीआई ने इंश्योर किया कि इतना पैसा बैंक के पास होगा कि वो आगे लोन दे पाएगी। अब इन्फ्लेशन रेट की बात करके चलूं तो वो 6% से ऊपर जा सकता है जुलाई के, अगर मैं एनालिस्ट की बात मान के चलूं तो। और ये एक बड़ा नंबर है। अब ये न्यूज़ पहले आई थी रेपो रेट से पहले, तो सबको ये लग रहा था कि रेपो रेट शायद बढ़ सकता है, पर रेपो रेट नहीं बढ़ाया गया। पर देखा जाए जो इन्फ्लेशन है उसका सबसे बड़ा रीज़न था फूड प्राइसेस। और फूड प्राइसेस में भी अगर देखा जाए जो टमाटर के प्राइसेस बढ़े हैं, कुछ फसलें जो खराब हुई है उसके चक्कर में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, ओवरऑल मार्केट उस चक्कर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। पर आरबीआई ने कोई रेपो रेट को नहीं बढ़ाया। बेसिकली जो 2000 के नोट को विड्रॉ किया गया है उसके चक्कर में ही सब कुछ किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जब 500 और 1000 के नोट भी बंद किए थे ना, जब नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 के अंदर, उस टाइम पे इसको 100% कर दिया गया था। अगर अभी देखा जाए तो ये नंबर्स उतने ज्यादा नहीं है, पर आरबीआई का अगेन कहना है कि सफिशिएंट पैसा रहेगा बैंक्स के पास आगे लेंड करने के लिए। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर सेबी की है। तो उन्होंने आईपीओ का लिस्टिंग टाइम घटा दिया है। अगर हम बात करके चले 6 दिन से 3 दिन तक ले गए हैं। अभी के टाइम पे 1 सितंबर से ये वॉलेंट्री होने वाला है कि जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, पर 1 दिसंबर से मैंडेटरी हो जाएगा। आरबीआई ने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने के बाद इस चीज़ को डिसाइड किया था। अब इसको पूरा पूरा लागू किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, हम जैसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के अंदर, अब जल्दी पता लग जाएगा कि मिल रहा है लॉट नहीं मिल रहा, तो पैसा हमारे लिए जल्दी रिलीज हो जाएगा, हमारी लिक्विडिटी बढ़ी रहेगी। दूसरा, जो पैसा रेस करना चाह रहा है उसका पैसा भी जल्दी रेस हो पाएगा। अगली खबर यूएस से है। तो जो बाइडन ने बैन कर दिया है यूएस की इन्वेस्टमेंट को चाइना के टेक सेक्टर के अंदर, और ये बड़ी चीज है। मतलब देखा जाए तो यूएस और चाइना का पंगा चल ही रहा है। ये डायरेक्टली लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है। और ये एक बड़ी चीज़ है। अगर हम चाइना की बात करके चले तो चाइना का कहना है कि ये जो इन्होंने किया है ये चीज़ सही नहीं है। इन्होंने सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी फंडिंग रोक दी है। अब यूएस का ये कहना है कि इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था, कि चाइना मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी मिलिट्री को और ये जो यूएस का पैसा है उसका यूटिलाइज करके ऐसा कर रहा है। इसके चक्कर में उन्होंने किया है। अब चाइना वालों को कहना है इसकी वजह से भाई बिजनेस ऑपरेशंस खराब हो जाएंगे, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसके ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, तो ये चीज़ सही नहीं है। अब देखने वाली बात ये है जो एग्जिस्टिंग पैसा लगा हुआ है चाइना के अंदर यूएस से, उसके ऊपर किस तरीके का रहने वाला है। क्योंकि अभी नया फंड नहीं आ सकता किसी भी लेवल का, चाहे वीसी लेके चलो, प्राइवेट कुछ भी लेके चलो, कोई पैसा नहीं आ सकता। अब जो लगा हुआ है उसका क्या होगा। अगली खबर वॉल्ट डिज्नी की है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के प्राइसेस 27% बढ़ा दिया है। दूसरी बार किया है उन्होंने साल के अंदर। अब सिंपल सा लॉजिक ये है, लॉस कर रही है कंपनी, अब उनको प्रॉफिट की तरफ जाना है, प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए वो प्राइसेस बढ़ा रही है। अभी देखा जाए तो उनके सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं ओवरऑल देखा जाए तो। अगर हम बात करके चले जो उनका एड फ्री वर्जन है ना उस पर 25% राइज आया है। अगर मैं लॉसेस की बात करके चलूं तो लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से ये लॉस कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर का। साथ में इनका लॉस भी बढ़ रहा है। जो नेट लॉस था वो $260 मिलियन का था। अगर मैं इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स की बात करके चलूं तो 7.4% इन्होंने इंटरनेशनल सब्सक्राइबर भी लूज किए हैं। ये नीचे आप चार्ट देख सकते हैं जहां पर दिखाई दे रहा है कि किस किस तरीके से इनके सब्सक्राइबर्स वेरी कर रहे हैं। नंबर्स हमको घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आईपीएल जब दिखाई दे रहा था ना उस टाइम पे ये नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। आईपीएल जाने के बाद में बहुत सारा ट्रैफिक उनके चला गया। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन सा ओटीटी की सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो। मुझे लगता है जो प्राइस बढ़ रहे हैं, अमेजोन ने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रखी है, वो बाय कर लो। अरे भाई सब्सक्रिप्शन ले रखी है तुम पहले और उसके बाद में कुछ मूवीज़ तुम बाय करने का ऑप्शन दे रहे हो जिसको तुम 1 डेढ़ महीने बाद रिलीज़ करोगे, कोई सेंस नहीं है। फिर हमको पता है कहाँ से निकल जाती है, हम वो देख लेते हैं डाउनलोड करके। फिर अगर ये पैटर्न जनरेट होने लग गया लोगों का तो फिर लोग फिर से छोड़ देंगे ओटीटी।
मेरे हिसाब से ये गलत चीज़ है। अगर तुमको सब्सक्रिप्शन महंगी रखनी है रखो, जो रखना है वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो प्राइम जो कर रहा है, मुझे लगता है हॉटस्टार भी अपने पेट पे लात मार रहा है। सब्सक्राइब कोई कंटेंट, अभी कंटेंट तो कोई ऐसा नहीं आ रहा कि भाई आग लगा देगा कि भाई यही चाहिए यही चाहिए। हाँ, मार्वल का कुछ कंटेंट बीच में आया था, अभी लोकी आने वाला है, उसकी वजह से कुछ हो सकता है। बाकी लोगों को रास्ते तो आते ही है डाउनलोड करने के ना। अगली खबर, गूगल और यूनिवर्सल म्यूजिक बात कर रहे हैं एक डील के ऊपर जहां पर एआई डीप फेक्स किए जाएंगे। अब बेसिकली किया क्या जा रहा है, अभी के टाइम पे जो एआई है वो म्यूजिक जनरेशन के अंदर भी पहुंच गया है। बहुत सारे आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी होगी जहाँ पे अरिजीत की आवाज़ में, अदनान सामी की आवाज़ में, डैश की आवाज़ में दूसरे दूसरे गाने गाए जा रहे हैं और वो एआई गा रहा है। अब दो कंसर्न्स है, एक तो सबसे बड़ा कंसर्न इसका ये है कि अगर कोई मेरी वॉइस को मेरे कंसेंट के बिना यूज़ करके म्यूज़िक जनरेट करके बेचता है और उससे पैसा अर्न करता है, तो क्या ये लीगल है? ठीक है, अभी के टाइम पे ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया के अंदर है कि है या नहीं है। पर मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये जो वॉइसेस होगी ये भी लाइसेंस हो जाएगी कि कमीशन वाला सीन होगा। तो ये जो कंपनी है ये गूगल के साथ में मिलके यही कर रहे हैं। बेसिकली इनका जो प्लान है ना, इनका प्लान है एआई जनरेटेड सॉन्ग्स बनाना जहां पर लाइसेंस दिया जाएगा आर्टिस्ट को। अब आर्टिस्ट से क्या फायदा होने वाला है कि आर्टिस्ट के पास में चॉइस होगी कि वो चाहते हैं ऑप्ट इन करना कि भाई उनको पैसा मिले या फिर नहीं, और यहां से आर्टिस्ट पैसा कमा पाएंगे। मस्त चीज़ है। फ्यूचर के अंदर पता मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी मुझ में कहीं, अब मेरा मन है साहिल खन्ना की आवाज में सुनने का, अब मेरा मन है अदनान सामी की आवाज में सुनने का, यही सेम गाना। तो कैसा होगा, अभी मुझ में कहीं, है ना। मैं एआई से जनरेट नहीं कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हमारे पास जो एप्स हो उसके अंदर हमारे पास में चेंज, आर्टिस्ट चेंज करने का ऑप्शन आ जाए, हो सकता है मूड चेंज करने का ऑप्शन आ जाए, रीमिक्स बन पाए, और हो सकता है बहुत जल्दी ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है। अगली खबर जेस्ट मनी की है, तो उनको फंडिंग मिल गई है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जेस्ट मनी के लिए, क्योंकि इनका हाल बुरा हो रहा था। कुछ टाइम पहले ही फोन पे से इनकी डील होने वाली थी, फिर फोन पे ने कहा कि भाई कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा है वैसा है, हम नहीं कर रहे। अब जेस्ट मनी के पास में पैसा नहीं था बिजनेस को रन करने के लिए, अब उनको पैसा मिल गया है और ये एक अच्छी चीज़ है इनके लिए, सर्वाइव कर पाएंगे। अब जेस्ट मनी का कहना है कि ये जो पैसा आया है उससे वो अपने ऑपरेशंस को सही करेंगे और अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे जितना जल्दी हो सकता है। साथ में ये ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट आउटलेट्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और बाकी मर्चेंट्स के साथ में भी इंटीग्रेट करेंगे। होप फॉर द बेस्ट। अगली खबर मोबीक्विक की है, तो उन्होंने भी पहला अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जून क्वार्टर की। उन्होंने बोला है कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फर्स्ट क्वार्टर के लिए वो 3 करोड़ का किया गया है। पहली फिनटेक कंपनी है जिन्होंने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, और ये देखा जाए तो बड़ी चीज़ है। नंबर 3 करोड़ छोटा है पर पहली फिनटेक है। अगर एडजस्टेड एबिटा की बात करके चले तो वो 13.6 करोड़ का है, जो कि 181% राइज है ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करके चले। इनका कहना है अब ये बर्न भी नहीं कर रहे हैं, इनका रेवेन्यू 177 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, जो कि पहले से अगर कंपेयर किया जाए 68% राइज है। साथ में जो इनके यूजर्स है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए है। तो ओवरऑल अच्छी कहानी दिखाई दे रही है मोबीक्विक की। अगली खबर इंडिया की है, तो इंडिया ने जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको 33% घटा दिया है पिछले 14 सालों के अंदर। अगर देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ है, हम ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकाल रहे हैं, मतलब नेचर को उतना ज़्यादा खराब नहीं कर रहे हैं। पर इसके अंदर एक बहुत ट्रिकी चीज़ पढ़ी मैंने, 1/3 लेस हीट ट्रैपिंग गैस फॉर एवरी डॉलर जनरेटेड बाय द इकोनॉमी। इसका मतलब हमने जितने रुपए कमाए हैं उसके अगेंस्ट जितना किया है वो कम किया है, ओवरऑल नहीं किया है। दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है, अगर हमारी इकोनॉमी 33% बढ़ी है मान के चलते हैं इतने टाइम के अंदर, तो हमने जितना पॉल्यूशन किया है जो पहले था वो आज भी है। अगर हमारी इकोनॉमी मान के चलते हैं 50% बढ़ी है तो एक्चुअली हमने पॉल्यूशन बढ़ाया है ओवरऑल, ठीक है। तो ये रेवेन्यू जनरेटेड टर्म जो यूज करी गई है ना, ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन है। पर अच्छी बात ये है हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होने का 2070 तक।
मतलब तब तक हम कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च भी किया है, $4 बिलियन लो कार्बन एनर्जी इनिशिएटिव्स में अभी तक लगा भी चुके हैं। और अभी के टाइम पे इनका टारगेट है कि 45% तक घटाना है जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको इस डेकेड के अंदर अंदर, मतलब 2030 से पहले पहले। और कहा जा रहा है कि अर्ली 25 तक ये आंकड़ा अचीव भी हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज है। अगली खबर बीसीसीआई की है। तो बीसीसीआई की अगर हम इनकम टैक्स की बात करके चले तो उन्होंने 1159 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का। अगर देखा जाए तो बीसीसीआई का जो इनकम है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर मैं डेटा के हिसाब से ही देख के चलूं तो ऑल्दो देखा जाए तो आईपीएल से दबा के कमाई हो रही है, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो 7606 करोड़ रुपीज रेवेन्यू था, बाकी पैसा इन्होंने खर्च कर दिया। अब वो खर्च क्या स्टेडियम बनाने के लिए किया गया है ये मेरे को नहीं पता, ये नीचे कमेंट के अंदर बताना कि ये जो स्टेडियम्स बने हैं क्या ये बीसीसीआई ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट बीसीसीआई ने मिलके बनाए हैं, या खाली स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। ये मुझे थोड़ा सा समझना है क्योंकि इतना खर्चा कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है शायद मेरे हिसाब से ग्राउंड को साफ करने के लिए। इंडिया के ग्राउंड तो अच्छे है नहीं, मतलब अच्छी रेटिंग नहीं आती है। डैम पिचेस बना रहे हो, टेस्ट मैच 3 दिन में खत्म हो जाते हैं। पर क्या पता, फ्यूचर की तैयारी चल रही है, वर्ल्ड कप आने वाला है। अगली खबर, जो हाउसिंग के प्राइसेस है वो 7% बढ़ते हुए दिखाई दिए टॉप मेट्रोज के अंदर। ये मैं Q2 ऑफ 2023 की बात करके चल रहा हूं। कोलकाता के अंदर सबसे बड़ा राइज दिखाई दिया है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करके चलूं तो 14% राइज आया है, हैदराबाद के अंदर 13% का आया है और कोलकाता के अंदर 15% का आया है। अगर हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की भी बात करके चले तो वो भी हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है 13% के हिसाब से। अब इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है, जो प्राइजेस बढ़े हैं ना वो बढ़े हैं जो हाई एंड वाली प्रॉपर्टीज बन रही है उसकी। हाई एंड मतलब 25-25, 50-50 करोड़ वाले जो घर बन रहे हैं ना उसके अंदर। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे जो अमीर लोग थे वो और अमीर हो गए और उनको वो लग्जरी वाला चस्का चढ़ गया और नशे चढ़ रहा है भाई। एक बार जाके देख के आओ, ये जो 25-50 करोड़ वाली कैमिलिया हो गया हो एक बार, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो वहाँ एक बार हो के आओ, मज़ा आ जाएगा। मतलब चुल आएगी कि लेना है भाई, लेना तो यही है। पहले कहते थे पंजाबी बाग में कोठी लेनी है, वही मज़ा है। अब कहना है भाई वहीं लेना है और कहीं नहीं लेना है। अगली खबर पेपाल की है। तो उन्होंने यूएस डॉलर का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। ये बैक होने वाला है यूएस डॉलर डिपॉजिट से और साथ में शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरीज के साथ में और कुछ कैश इक्विवेलेंट्स के साथ में भी। और ये एक अच्छी चीज़ है। अब पेपाल अगर अपना डिजिटल करेंसी ले आएगा तो बहुत सारे लोग जो पेपाल यूज़ करते हैं उनको बेनिफिट होने वाला है। बाकी देखते हैं ट्रांजेक्शन टैक्स किस तरीके से घटेगा, टीडीएस वीडीएस ही घटेगा। क्योंकि मेरे साथ मैं समझाता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे लेने होते थे। अब वो पैसे लेते थे तो बैंक में आते थे तो ठीक है, पर कभी कभार ना नए क्लाइंट्स आते हैं या कई लोग आते हैं, कई कोर्स लेने वाले भी लोग आते हैं, वो कहते हैं इंटरनेशनल पेमेंट देनी है तो वो पेपाल के थ्रू देते हैं। 7% के आसपास, 8% के आसपास चला जाता है उस कमीशन के अंदर ही। तो अगर अब यूएसडीटी के अंदर ही पैसा आएगा तो यूएसडीटी के अंदर ही पड़े रहने देंगे, मतलब जो भी पेपाल वाली करेंसी है उसी के अंदर पड़े रहने देंगे, पड़ा रहेगा। उसके बाद में जब खर्च करना होगा तो वहीं से खर्च कर देंगे, तो मेरे को डबल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमको पेमेंट भी देनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं जहाँ पर हमको जो डॉलर होता है उसको खर्च करना पड़ता है, तो डबल ट्रांजेक्शन होता है। पहले वहाँ से पैसा यहाँ आता है, क्योंकि जिनको नहीं पता इंडियन गवर्नमेंट का रूल है ना, हम अपने पैसे ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते। अगर आपने फॉरेक्स का करंट अकाउंट भी खुलवा रखा है तो आप ऑलमोस्ट 30 दिन तक ही पैसा रख सकते हो। मतलब अगर आज पैसा आया तो अगली 30 को, मतलब इस वाले महीने की 30 की बात नहीं कर रहा, उसकी अगली 30 से पहले पहले मुझे उसको राउंड ऑफ करना है। पर अगर मुझे रखना है लंबे टाइम के लिए, मुझे लगता है करेंसी बढ़ेगी, तो ये हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इस केस के अंदर ऑप्शन हो सकते हैं। अगली खबर टीवीएस ग्रुप की है। तो वो अपना पहला आईपीओ निकाल रहे हैं 30 सालों के अंदर। अगर हम टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप की बात करके चले, जो कि टीवीएस की सप्लाई चेन सॉल्यूशन है, वो अपना आईपीओ निकाल रहे हैं। इस आईपीओ के अंदर 22% जो है वो ऑफर फॉर सेल है। अभी के टाइम पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 10% एलोकेशन को सब्सक्राइब कर लिया है। जो आईपीओ का प्राइस कहा जा रहा है 187 से 197 रुपीज़ के बीच में कहा जा रहा है। मिनिमम बिड अगर किसी को करनी है तो 76 शेयर्स लेने पड़ेंगे, जो लॉट साइज हम बात करते हैं। अब कहना है एनालिस्ट का कि अभी के टाइम पे पीई रेशियो हाई है, मतलब इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, मतलब जो आपको शेयर मिल रहा है आईपीओ के अंदर वो महंगा है। बाकी मुझे नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो जिनको पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप लोग जो बड़े लोग देखते हैं ना, जिनको ये सारी चीज़ों के बारे में, जो ट्रेडर वेडर देखते हैं, अगर आप कमेंट कर देते हो तो बाकी लोगों का भला हो जाता है।
मैंने बहुत बार देखा है, आप लोगों की कमेंट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अगली खबर क्राफ्टन की है, जिन्होंने बीजीएमआई बनाया था। उन्होंने बोला है कि $150 मिलियन वो इंडियन गेमिंग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। उनका कहना है कि इंडिया के पास में पोटेंशियल है ग्लोबल गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी प्लेयर बनने की। अगर अभी तक बात करके चले तो 140 मिलियन तो इन्वेस्ट कर चुके हैं 2021 से, और अब जो नई इन्वेस्टमेंट आने वाली है उसको मिला के $290 मिलियन हो जाएगा। बीजीएमआई, जिसको पहले पबजी कहा जाता था, उसको बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने मई 2030 के अंदर, वो फिर से चालू हुई है। मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ क्या आप खेलते हो या फिर नहीं खेलते। मेरे को तो गेम खेले हुए बहुत टाइम हो गया अब तो। वो वाली खेलता हूँ, वर्डल, रात को खेलती है मेरी वाइफ, तो मैं उसके साथ हेल्प करता हूँ उसकी। अगली खबर एयर इंडिया की है, तो वो मल्टीपल बैंक से 3,000 करोड़ का लोन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लोन लिया जा रहा है, इन्होंने जो प्लेन्स ऑर्डर किए हैं उसके लिए किया जा रहा है। तो प्लेन्स जो ऑर्डर करे है ना, उसके अंदर जो इनका मॉडल चलने वाला है वो है सेल एंड लीज बैक। मतलब मैं प्लेन लूंगा, फिर मैं आपको बेच दूंगा, फिर आप उसको मुझे उधार पे दे दोगे। इससे क्या हुआ, अब कई लोगों को लगेगा भाई ये तो बेवकूफ़ी है, पर इससे क्या हुआ, मेरा कैपिटल नहीं फंसा। मान के चलते हैं एक प्लेन 1 करोड़ रुपए का, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, और आप मुझसे 5 लाख रुपए लेते हो किराया, मैं अगेन एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूँ। तो अब मेरा 1 करोड़ ब्लॉक नहीं हुआ, मेरे को सिर्फ 5 लाख रुपए महीने का आपको देना है। खरीद के मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, और मेरे साथ में काम चलता रहेगा। तो इससे लिक्विडिटी बनी रहती है। अगर हम एयर इंडिया की बात करके चले ना, तो अभी रिसेंटली इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था। अगर एयर इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने रिसेंटली 14,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, जो उनके ओल्ड एयरक्राफ्ट थे उसके राइट ऑफ, इंपेयरिंग कॉस्ट, उन सबको मिला के कहा जा रहा था। अभी इन्होंने 470 प्लेन्स का ऑर्डर भी दे रखा है, जिसकी $70 बिलियन की एक्चुअल वैल्यू है। अगर हम टाटा ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने एयर इंडिया भी रिसेंटली खरीदा था, अब विस्तारा को उसके साथ में मर्ज करने वाले हैं। कहा जा रहा है मार्च मतलब इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने से पहले पहले ये हो जाएगा, और जो नया ग्रुप निकल के आएगा सिंगापुर एयरलाइंस का, उसमें कुछ टेक होगा। अगली खबर, इंडिया का जो टॉय एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 2019 से 2023 तक अगर देखा जाए, और ये एक अच्छा नंबर है। अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करके चलूं तो 57% घटता हुआ दिखाई दिया है, अगेन ही अच्छा नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर टॉय का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कुछ टाइम पहले ही मोदी जी ने कहा था कि हम इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं टॉय इंडस्ट्री के लिए, चाइना से जो आता है उसको खत्म करेंगे। तो 2 चीज़ें हो रही है, एक तो इंडिया में बन रहा है जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी से, और हम इस क्वालिटी का जनरेट कर पा रहे हैं इंडिया के अंदर, इस कॉस्ट के अंदर, कि इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में भी यूटिलाइज हो रहा है। अच्छी चीज़ है, तभी इंपोर्ट कम हो रहे हैं। अगली खबर, जो इन्फ्लुएंसर्स है जिनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, या फिर वो 40 लाख से ज्यादा एनुअली एड से कमाते हैं, उनको ASCI के रिवाइज कोड के हिसाब से सेलिब्रिटीज का दर्जा मिला है। मतलब मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, इंटेलेक्चुअल इंडीज पे हमारे 13-13.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो हम भी सेलिब्रिटी है। ठीक है, अब से तुम बोल सकते हो भाई अपना दोस्त है सेलिब्रिटी। ठीक है, लाइक कर दो यार इस वीडियो को ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी थोड़ा सेलिब्रिटी चैनल बनाओ यार, थोड़ा अच्छा लगता है। अगली खबर अश्वनी वैष्णव जी की है, तो उन्होंने जो पर्सनल डेटा का स्टार्टअप मिसयूज कर रहे हैं उसके ऊपर बात करी है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स मिसयूज करते हैं। अब लेट्स सी किस चीज़ के ऊपर बात होती है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम कुछ स्टार्टअप्स को कंसिडर करके चलेगी वो डेटा का यूज़ कर सकते हैं। मुझे समझाओ ना, जैसे अगर मैं बात करके चलूँ, बहुत सारी पेमेंट वाली ऐप्स है जो बाय नाउ पे लेटर पे खेल रही है, या फिर जो फ्री में भारत पे की जैसे बात करके चले वो फ्री में सब कुछ करा रही है। तो उनका लॉजिक ये है वो समझ पाए बिजनेस को ना, तो उनका बिजनेस ही डेटा पे चल रहा है। तो अगर उस डेटा को तुम रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट बिजनेस खत्म करने के लिए चैंपियन बन चुकी है। पहले वॉलेट का बिजनेस चला करता था, यूपीआई लाके वॉलेट का बिजनेस खत्म किया गया है। पहले सट्टों का बिजनेस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो टीम बनाने वाली गेम्स है, एप्स है, उसका बिजनेस चला करता था, और रातों रात 28% GST लाके बिजनेस ही खराब कर दिया। बहुत बहुत गवर्नमेंट खत्म कर सकते हैं बिजनेस को। तो लेट्स सी, क्योंकि अभी जो बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है, वो निकाल दिया है, प्रेसिडेंट के पास जाना है, जल्दी पास हो जाएगा, उसके बाद पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जो अश्वनी वैष्णव जी है वो स्टार्टअप्स के साथ में मिले हैं, और उन्होंने इंश्योर किया है कि आपको एग्जाम्पशंस मिलने वाली है। अगेन एग्जाम्पशंस हमको नहीं पता कि क्या होने वाली है। अगली खबर यूपीआई की है, तो अब यूपीआई हम कॉन्वर्जेशंस के थ्रू भी पैसा दे पाएंगे, मतलब चैट बॉट के थ्रू। AI चैट बॉट यूपीआई के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा और वहीं से पेमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट बहुत सही सही चीज़ें यूज़ कर रही है यूपीआई के अंदर। अभी ऑफलाइन वाला सिस्टम निकाला है जहाँ पर आप NFC के थ्रू, आपके फ़ोन में अगर NFC है, आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा। क्योंकि कई बार होता है
कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारे फ़ोन का इंटरनेट नहीं चल रहा होता और पेमेंट करनी होती है और पर्स वर्स लाए नहीं होते, तो ये चीज़ बहुत कामयाब रहेगी। तो अभी के टाइम पे ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर काम करने वाला है। फ्यूचर के अंदर और भी इंडियन लैंग्वेजेस को इसमें इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। बाकी किस में आएगा अभी तक ये नहीं पता है। एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया था, अब वो भी इसको और इंटीग्रेट करी जा रही है अलग अलग चीज़ों के अंदर। अगली खबर मार्केट की है, तो आज मार्केट घटती हुई हमको दिखाई दी है। मिड कैप थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर स्मॉल कैप, निफ्टी इंडेक्स, बाकी सारे इंडेक्स घटते हुए दिखाई दिए। अब रीजन कहा जा रहा है जो आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाई है, एक्सपेक्टेड था, पर जो इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाई है, और एक और कंसर्न दिखाई दे रहा है कि रेपो रेट फ्यूचर के अंदर घटेगी नहीं, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ है। अगर आरबीआई रेपो रेट नहीं बढ़ा रही है तो घटाएगी भी नहीं फ्यूचर के अंदर भी। तो इसके चक्कर में मार्केट में भी त्राही त्राही टाइप्स हमको दिखाई दिए है। एनालिस्ट की बात करके चले तो अभी जो इन्वेस्टर्स है वो लो प्रोफाइल रह रहे हैं, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना है, मतलब कल आ चुका होगा रात को, जो कि हम कल की न्यूज के अंदर बात करने वाले हैं, पर उसी के हिसाब से आगे मार्केट रहने वाली है। अगर हम टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कौन रहे हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।